गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ विजन चैनल पर आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि हम लोग दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप, उन भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। आज उन्हीं जो है प्रायद्वीप, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रायद्वीप पठार पढ़ा था। प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या जो है संरचनाएं थी, उसको जो है हम इसमें जो है कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार जो है एक अनिश्चित त्रिभुजाकार रूप में जो है, अनियमित त्रिभुजाकार रूप में जो है ये विस्तारित है। और यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि भारत का वो जो है मूल हिस्सा था। थोड़ी सी जो है मैं आपको जो है स्पष्ट कर दूं, जो है पिछली क्लास में मैंने जो है डेटा देना जो है भूल गया था, तो आप इसे जो है थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसे जो है रिवाइज के तौर पर मैं आपको जो है 2 मिनट में कवर करा देता हूं। थोड़ी सी आप इसमें देखेंगे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पेनिनसुलर जो है प्लेटू बोलते हैं। अब इसमें प्यारे दोस्त देखेंगे यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की भांति की थी। हमने पिछली क्लास में सारी पॉइंट पे चर्चा कर दिया था, परंतु जो है मैंने डेटा डालना जो है आपके लिए भूल गया था। अब इसमें देखेंगे तो जो है प्रायद्वीपीय पठार एक जो है मेज के भांति यानी मेज की आकृति वाला भूभाग है, जिसमें मैंने देखा था कि जो है जो एक पुराने क्रिटेशियस जो है और तथा आग्नेय और तथा रूपांतरित शैलों से जो है निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड को जो है प्राचीन जो है किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। प्यारे दोस्तों यहाँ तक हम लोग जो है सारी चीजों को देख लिया था। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण में देखेंगे तो जो है फेलियोजोइक कल्प से संबंधित है और इसमें जो है गोंडवाना लैंड की भूमि से टूटने के कारण जो है यह अफवाह के कारण बना था, जिसमें जो है प्राचीनतम भूखंड का जो है एक हिस्सा माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से जब टूट रहा था तो टूटने के क्रम में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो है पिछली क्लास में मैंने बताया था वो जो है एक त्रिभुजाकार रूप में जो अनियमित रूप से थी, वही हमारे जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार की आकृति की दृष्टि से देखेंगे तो यह कैसी है? अनियमित त्रिभुजाकार रूप में है। कई बार आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि कैसी आकृति है? तो अनियमित त्रिभुजाकार। यदि मैंने उत्तर से दक्षिण की यदि चौड़ाई की बात किया तो जो है काफी संकीर्ण है, परंतु इसकी ऊंचाई मैंने बताया था कि जो है 600 से लेकर 900 है। 600 जो है भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 600 थी और भारत के पश्चिमी तटीय में इसकी ऊंचाई प्यारे दोस्त कितनी थी? 900 थी। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और जो है पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई यदि देखेंगे तो 500 से 750 मीटर तक आ जाती है। इस पठार की उत्तरी सीमा जो है मैंने देखा, उत्तरी सीमा जो है अरावली, विंध्यन और जो है सतपुड़ा श्रेणी में जो है स्थित है, जो कि दिल्ली तक इसका जो है विस्तार था। और जो है देखेंगे उत्तर में इससे उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितनी थी? यानी कि दिल्ली से लेकर जो है शीर्ष कन्याकुमारी तक इसकी विस्तार 1600 थी। यदि हम पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो इसकी विस्तार कितनी थी प्यारे दोस्तों? 1400। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, पिछली क्लास में मैंने जो दिया था। ये जो है आपको जो है प्रायद्वीपीय पठार से कुछ संबंधित पॉइंट है जो कि आपके परीक्षा में बनेंगे। और मैंने इन प्रायद्वीपीय पठार पर कई जो है क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर मैंने बांटा था, जो कि मैंने मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, हम दंडकारण्य का पठार, तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, इन सभी पठारों रूप में जो है मैंने जो है विभक्त करने का प्रयास किया था। चलिए आइए हम जो है हम सभी जो है मिलकर जो है उन्हीं पठार पर जो है कुछ उचावच भाग है, उन सबको जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं प्यारे मित्र, उसमें से आज हम लोग कहा है कि जो मैंने जो है देखेंगे यहाँ पे जो ये भारत उजले कलर से जो बाउंड्री है ये भारत की मानचित्र है, और यहाँ पे जो रेड कलर से जो बनाए हुए हैं ये जो है इसी वाले को जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये रेड वाले से। तो रेड कलर का जो बाउंड्री है ये जो है अनियमित रूप से जो है त्रिभुजाकार रूप में हमारी क्या है प्यारे दोस्तों? तो ये हमारी जो है प्रायद्वीपीय पठार है। इन प्रायद्वीपीय पठार पर जो है बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती है। इन सारी भिन्नताओं को हम देखेंगे, जो कि हमें ज्योग्राफी के लिहाज से और जो है परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आज हम लोग जो है क्या क्या देखने वाले हैं वो थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर दूं। सबसे पहले प्यारे दोस्त हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उन प्रायद्वीपीय पठार पर जो है जो उचावच है उसकी दृष्टि से जो है पहला पॉइंट में शामिल करने जा रहा हूं, वो शामिल करने जा रहा हूं अरावली।
अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी, या तो इसे जो है अरावली पर्वतमाला भी कह सकते हैं, अरावली पर्वतमाला, या फिर अरावली जो है श्रृंखला भी कह सकते हैं। हम दूसरा में देखेंगे, आज हम लोग जो देखने वाले हैं दूसरा पॉइंट में शामिल करेंगे, हम देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों विंध्यन, विंध्यन, विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला। और तीसरा में हम लोग जो देखने वाले हैं प्यारे दोस्त, वो देखने वाले हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, या सतपुड़ा श्रृंखलाएं भी कह सकते हैं। आज हम लोग के टॉपिक में तीन जो है प्रमुख जो है पर्वतमाला को पढ़ने वाले हैं, और उन तीन पर्वतमाला जो है एक प्रायद्वीपीय पठार पर अवस्थित है। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी पर्वतमालाएं पढ़नी है हमें, जैसे हम देखेंगे अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला, इसमें अजंता, बहुत सारे ऐसी जो है पहाड़ियां पढ़नी है, जिसमें से जो है आज के सेशन में हम लोग जो है तीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए इसमें देखेंगे, एक एक चीज को जो है मैं स्पष्ट रूप से बताता चल रहा हूं, इसमें से जो है आप इसे पेन डाउन करते चले जाएंगे, अपनी कॉपी कलम को निकाल लीजिए, और जो है ऑफलाइन वाले बच्चे भी जो है कॉपी कलम को निकाल लीजिए। क्या छोटू, समझ में आ रहा है ना? चलिए हम जो है आज हम लोग जो पढ़ने वाले अरावली, सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक होने वाला है अरावली। ये जो इस कलर से जो दोस्तों बनाया हुआ है, ये हमारी क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं है। ये हमारी जो है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं का निर्माण यदि बात करेंगे तो इसका निर्माण लगभग जो है, मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है, यानी कि आज से लगभग जो है, मैं बात कर लूं इसकी जो है निर्माण को लेकर, तो जो है आज से लगभग जो है 600 से लेकर जो है आपके जो है 570, 600 से 570 जो है मिलियन वर्ष पहले जो है इसका निर्माण हुआ था। यानी कि जो है आज से लगभग जो है 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। यदि निर्माण काल की यदि बात कर लेंगे तो इसका निर्माण जो है प्यारे दोस्त, तो इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, इसका निर्माण की यदि बात कर लेंगे प्यारे मित्र, तो इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका निर्माण जो है कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण हुआ है। यदि हम इसकी बात कर लेंगे तो इसका निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। तो आप जो है यहाँ पे जो है दो सवाल आपके बन गए, तो यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल का जो कालखंड था वो हमारी 600 से लेकर जो है 570 मिलियन वर्ष पहले था। मिलियन यानी M4 मिलियन, 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले था। हम यदि इसकी विस्तार की बात कर लेंगे प्यारे दोस्त, तो यानी कि अरावली श्रेणी का यदि विस्तार की मैं बात कर लूं तो अरावली श्रेणी का विस्तार जो है वो जो है इसका गुजरात से लेकर जो है दिल्ली तक है। और गुजरात में यदि देख लेंगे तो जो है गुजरात के समीप जो है यहाँ पे पालनपुर पड़ता है। क्या पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पालनपुर से स्टार्ट होकर जो है ये आपके जो है उत्तर पूर्व की दिशा में दिल्ली तक जाता है, और यहाँ पे पालनपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जो है मजनू के टीला तक है। कहां तक है, दिल्ली के मजनू के टीला तक। यदि हम इसका विस्तार की बात कर लेंगे तो जो है ये जो है देख लेंगे पालनपुर, ये जो है पालनपुर, इसका विस्तार की हम बात कर लेंगे प्यारे मित्र, तो इसका विस्तार जो है वो पालनपुर, पालनपुर, पालनपुर जो पड़ता है प्यारे मित्र ये पड़ता है गुजरात में। पालनपुर से जो है दिल्ली के मजनू टीला तक, यानी कि जो है मजनू, मजनू के टीला तक है प्यारे मित्र, मजनू के टीला, मजनू के टीला तक जो है इसका विस्तार है। अब जो है मजनू के टीला कहां पड़ता है, तो जो है ये दिल्ली के समीप है। मजनू के टीला तक विस्तार है, परंतु यदि देखेंगे तो क्षेत्रीय नाम से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम देख लेंगे तो जो है इसको उदयपुर, उदयपुर यानी कि राजस्थान में देख लेंगे तो जो है उदयपुर के समीप जो है इसको क्या कहा जाता है, तो उदयपुर के समीप जो है इसको कहा जाता है प्यारे दोस्त, इसको जो है जरगा पहाड़ी कहा जाता है। ये जो है इसको जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको उदयपुर के समीप जो है जरगा पहाड़ी कहा जाता है।
और यदि हम अलवर के समीप देखेंगे, अलवर के समीप जो है इसको जो है हर्षनाथ कहा जाता है। हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें मैंने चर्चा कर लिया कि अरावली श्रेणी का विस्तार जो है गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली के मजनू के टीला तक विस्तारित है। यहाँ पे इसकी यदि बात कर लेंगे तो ये राजस्थान में जो है उदयपुर के समीप जो है जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और जो है आपके अलवर के समीप जो है हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे दोस्त यहाँ पे समझेंगे कि इसका विस्तार जो है पालनपुर से मजनू के टिल्ला तक जो है ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है प्यारे मित्र देख लेंगे तो इसकी लंबाई जो है कितनी है, 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लेंगे प्यारे मित्र, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है इसकी जो है 300 से लेकर जो है 920 मीटर तक है। यानी कि हम बात कर लेंगे अरावली श्रेणी के बारे में, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अरावली श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली के मजनू के टीला तक है। अब इसका विस्तार की यदि बात कर लेंगे तो यहां से जो है इसका विस्तार 3 राज्यों में है। देख लेंगे, एक गुजरात हो गया, एक हो गया आपका राजस्थान में जो कि सर्वाधिक जो है लंबी दूरी है, और आपका दिल्ली तक है। सबसे ज्यादा इसका विस्तार राजस्थान में है। अब हमने चर्चा किया कि इसकी कुल लंबाई कितनी है प्यारे मित्र, तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 800 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई देख लेंगे तो कितनी है, 300 से 900 यानी 20 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो है इसका निर्माण जो है 600 से 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। लेकिन अरावली में देखेंगे तो अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, उसे जो टॉप यानी कि टॉप लेवल पर होता है, यानी कि समान ऊंचाई से सबसे ऊंची चोटी, यानी कि जो है समान ऊंचाई से सबसे ऊंचा पर होता है, जिसको हम गुरु शिखर कहते हैं प्यारे मित्र। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। कितनी है, 1722 मीटर है। और यह कहाँ पे है, राजस्थान में है। मैंने बताया कि राजस्थान में इसकी सबसे लंबाई अधिक है, तो लंबाई अधिक होने के कारण जो है इसकी ऊंचाई भी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में है। और राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, 1722 मीटर। इसमें थोड़ा सा एक जो है पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि गुरु शिखर पर जो है जैन धर्म के जो है दिलवाड़ा मंदिर है। जैन धर्म का जो है एक दिलवाड़ा मंदिर है, और इसे जो है जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर को जो है किसके द्वारा बनाया गया था, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं तो बताने वाला ही हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप जो है कितनी शिद्दत से और कितनी मेहनत से मेरे बनाए हुए वीडियो को आप देख रहे हैं। तो आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि जो है गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी जो है, सॉरी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर पर जो है जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर है, और उस दिलवाड़ा मंदिर को किसने बनवाया था, ये आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम चले आते हैं प्यारे मित्रों, तो अरावली श्रेणी तो मैंने देख लिया। अरावली श्रेणी भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, और सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक होने के साथ साथ जो है यह यदि भारत की सबसे पुरानी पर्वत की गिनती आ जाती है, लेकिन विश्व के प्राचीनतम पर्वत में से एक शामिल है। यदि बात करेंगे तो भारत में कौन सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ऑप्शन रहा आपका हिमालय, ऑप्शन रहा आपका जो है पटकाई बूम, ऑप्शन रहा आपका जो है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन रहा काराकोरम। तो आपको क्या लगाना होगा, उस स्थिति में जो है आपको अरावली को लगाना होगा। क्योंकि अरावली जो ये जो है, जो मैंने बाउंड्री दिया है लाल कलर से, ये जो है गोंडवाना लेड से टूट रहा है, तो इसका निर्माण उसी समय हो चुका था, और ये भारत में मात्र इसका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बचा है। अवशिष्ट का मतलब इतनी पुरानी है कि इसकी ऊंचाइयां और भी थी, परंतु जो है ये जो है अपर्दन व निक्षेपण के कारण जो है इसकी मिट्टी जो है टूट टूट कर जो है नीचे जो है आ रही है, यानी कि जो है उसकी ऊंचाई जो है दिन प्रतिदिन कम हो रही है। इसीलिए जो है एक भारत के अपशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत और भारत के अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण क्या है, अरावली है। चलिए मैंने जो है जितनी डेटा था मैंने जो है आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसमें से प्यारे मित्र चले आते हैं, हम देखते हैं कौन सा हम देखेंगे। अब आगे जो है इस वाले हरे कलर से मैंने बनाया, ये जो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को यदि देखेंगे प्यारे मित्र, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये जो है मालवा का जो पठार मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो मालवा पठार के जो है जस्ट जो है ये कहां पे है, तो दक्षिण में है। मालवा पठार के दक्षिण में स्थित होने के कारण जो है इसका विस्तार कई राज्यों में है।
इसका विस्तार पश्चिम में देख लेंगे तो पश्चिम से प्रारंभ होता है, जो कि आपके जो है एक गुजरात के सीमा पर अवस्थित है। गुजरात से होते हुए जो है मध्य प्रदेश को होते हुए जो है हल्का सा यूपी टच करता है और यूपी से जो है आपके बिहार और झारखंड तक जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी को स्थानीय तौर पर इसे भौतिक संरचना के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को जो है मैंने देखा कि जो है एक कटा कटा है, ये विंध्याचल का जो है भारत में सबसे पश्चिमी हिस्सा है और ये जो है मध्य का हिस्सा है और ये सबसे पूर्वी हिस्सा है। विंध्याचल श्रेणी को 3 भाग में बांटे जा रहे हैं। विंध्याचल श्रेणी के सबसे पश्चिमी हिस्सा को हम विंध्यन श्रेणी कहते हैं, बीच वाले को भारनेर कहते हैं और सबसे पूरब को जो है कैमूर की पहाड़ी या पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कैमूर की पहाड़ी बिहार के कैमूर जिले तक है और पारसनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड के पारसनाथ जो पलामू जिले में पड़ते हैं वहां तक इसका विस्तार है। तो मैंने जो है चर्चा किया विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार 3 राज्य में, आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और जो है हल्का सा यूपी और जो है बिहार तक, यानी कि 4 जो है प्रमुख राज्य में हो गए, 3 नहीं 4 प्रमुख राज्य में हो गए। और इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा को यदि देखेंगे विंध्यन, बीच वाले को भारनेर और सबसे पूरब को जो है कैमूर का पहाड़ी कहा जाता है। इसकी यदि हम लंबाई की बात कर लेंगे प्यारे मित्र तो विंध्यन की जो है कुल लंबाई जो है वो 1200 किलोमीटर है। विंध्याचल श्रेणी की यदि हम कुल लंबाई की बात कर लेंगे तो इसकी लंबाई जो है 1200 किलोमीटर हो जाती है। इसकी लंबाई जो है कितनी हो जाती है प्यारे मित्र, मैं लिख दूं स्पष्ट रूप से, 1 सेकेंड। इसकी लंबाई की बात कर लेंगे तो विंध्य श्रेणी की लंबाई जो हो जाती है वो हो जाती है 1200 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात कर लेंगे प्यारे दोस्त तो 1200 मीटर है और इसकी औसत ऊंचाई की यदि हम बात कर लेते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 450 से लेकर जो है 600 मीटर तक है। 450 से लेकर जो है इसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर तक है। यानी कि हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं जो हरे कलर से बनाया हुआ। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की लंबाई जो है 1200 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 450 से जो है 600 मीटर तक है। और मैंने बताया कि जो है ये भारत के जो है विभाजक का काम करती है, अर्थात कहेंगे कि उत्तरी भारत से जो है दक्षिणी भारत को अलग करती है और उत्तरी भारत से जो है दक्षिणी भारत को अलग करने वाला हमारा पहला जो है श्रेणी कौन सा है, हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई मैंने बताया कि 450 से 600 मीटर तक है। इसी के कारण जो है उत्तर भारत और जो है दक्षिण भारत, इतिहास के कालखंड में आप आएंगे तो हमारे जो है दिल्ली में यहाँ पे जो बैठे हुए मुगल सत्ता जो थे वो बहुत बाद में जो है दक्षिण भारत में अभियान करते हैं और दक्षिण भारत में जो है अपने राज्यों को जो है जीतते हैं। परंतु जो है शुरुआत में जो है मुगल और सल्तनत काल के जो राजा हुआ करते थे ये केवल जो है विंध्याचल पर्वत के उत्तर तक ही सीमित है। यही कारण है कि यह भौतिक विभाजन के कारण जो है हमारी दिल्ली जैसी जो सरकार या जो है हमारे सिस्टम थी उसका जो है दक्षिण भारत में शासन बहुत कम हुआ। और इसी के कारण देखेंगे तो दक्षिण भारत में कई ऐसे राजवंशों का उद्भव होता है जो इतिहास में पढ़नी है। लेकिन एक सवाल इससे बनते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजक का काम करती है, बांटने का काम करती है, परंतु किस दिल्ली शासक ने विंध्याचल पर्वत श्रेणी को सबसे पहली बार जो है पार करके दक्षिण भारत की अभियान में गया था? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। इतिहास यदि आप पढ़ रहे होंगे, इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो आप जरूर बताएंगे। लेकिन जिस दिन मैं इतिहास का क्लास लूंगा उस दिन मैं इसको बता दूंगा, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि जो है किस दिल्ली के जो है शासक ने जो है विंध्याचल पर्वत को जो है पार करके दक्षिण भारत की अभियान सबसे पहले शुरू किया था। चलिए अब ये जो है देखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आते हैं प्यारे मित्र। तो ये जो नीले कलर से बनाए हुए इसको हम कहते हैं नर्मदा नदी। क्या कहते हैं? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और जो है यहाँ पे नीचे जो नीचे नीले कलर से है इसको बोलते हैं तापी नदी। और नर्मदा और तापी के बीच में जो है हमारी एक जो है और भी पर्वतमाला है जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र? सतपुड़ा पर्वतमाला कहते हैं या सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी भी जो है भौतिक विविधताओं के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर ये भी 3 भाग में बटा हुआ है। जैसे मैंने हरे कलर से बनाया जिसको विंध्याचल पर्वत श्रेणी को स्थानीय तौर पर इसको जो है भौतिक संरचना के आधार पर 3 भाग में बांटा।
उसी प्रकार प्यारे मित्र सतपुड़ा श्रेणी जो है ये भी भौतिक संरचना के आधार पर 3 भाग में बटा हुआ है। यदि हम सबसे पश्चिमी भाग की बात कर लेंगे तो इसको कहते हैं प्यारे मित्र राजपीपला। इसको क्या कहते हैं? राजपीपला। बीच वाले भाग को इसको हम महादेव पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? बीच वाले को महादेव कहते हैं। और सबसे पूर्वी भाग को इसको मैकाल पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? सबसे पूर्वी भाग को इसको मैकाल पहाड़ी कहते हैं। चलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे को मिलाकर एक सामान्य रूप से जो है इसके सतपुड़ा पर्वतमाला या सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा श्रृंखला कहते हैं। अब सबसे पश्चिमी भाग जो है इसको हम राजपीपला कहते हैं, बीच वाले को इसको महादेव कहते हैं और सबसे पूर्वी भाग को इसको क्या कहते हैं? मैकाल पहाड़ी कहते हैं। तो इसको भौतिक संरचना के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया प्यारे मित्र। कोई दिक्कत है बच्चों? आप सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो नोट करते जाइएगा, यदि दिक्कत होगा छोटू तो हमें बताइएगा। अब तो मैंने बांट दिया, बांटने के बाद जो है इसकी यदि हम बात कर लेंगे तो बीच वाली जो पहाड़ी है प्यारे मित्र महादेव, तो महादेव पहाड़ी जो है कि सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। महादेव पहाड़ी पर एक सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो है एक शीर्ष भाग है जिसको हम चोटी कहते हैं, और हम अभी कौन सी चोटी है? तो धूपगढ़ चोटी है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो गया। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो गया प्यारे मित्र, और इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर है। यदि हम बात कर लेंगे मैकाल, तो मैकाल की जो है सबसे ऊंची चोटी प्यारे मित्र अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1064 मीटर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र धूपगढ़ जो है हमारी जो है एक मध्य प्रदेश में अवस्थित है, और इसका विस्तार की बात कर लेंगे सतपुड़ा श्रेणी का, तो इसका विस्तार प्यारे मित्र जो है यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट होता है और महाराष्ट्र का सीमा बनता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार कई राज्यों में है, आप गिनते चले जाएंगे। यहाँ पे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। तो इन राज्यों में विस्तार होने के कारण अलग अलग जो है अब धूपगढ़ जो है आपकी महादेव की सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ जो है यहाँ पे देखेंगे तो एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हुआ है। और धूपगढ़ जो है पर्यटक स्थल है वो हमारे एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। धूपगढ़ चोटी के समीप या धूपगढ़ चोटी के पास जो है हमारे मध्य प्रदेश में एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। आप इसे नोट कर लेंगे कि धूपगढ़ चोटी के समीप जो है हमारे मध्य प्रदेश में एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में प्यारे मित्र यहाँ पे तापी नदी जो है प्रवाहित होती है। तापी नदी यहाँ पे जो है बैतूल के पठार से निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। मैंने बताया अक्सर की जो है प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है, परंतु अपवाद में 2 प्रमुख नदियां हैं जिसका ढाल प्यारे मित्र जो है ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर है। और इन यदि बात करेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी जो है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका है? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है थोड़ी सी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है प्यारे मित्र? तो ब्लॉक पर्वत को मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। भारत में जो है यहाँ पे यदि मैंने माना कि ये जो है एक हमारा समतल भूमि है, इसको मैंने प्यारे मित्र मान लिया समतल भूमि है। ये हमारी क्या हो गई? समतल भूमि हो गई। ये हमारी क्या होगी? समतल भूमि। समतल भूमि के जो है बीच का हिस्सा जो है नीचे की ओर यदि खिसक जाता है तो मैदान भाग यहाँ पे चले आता है, यानी कि जो है ये मैदान भाग कहें या जो है इसको समतल भूमि कहेंगे। 1 मिनट, मैदान नहीं इसको समतल ही मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। समतल, समतल। चलिए आप देख लीजिए कि समतल भूमि को मैंने बनाया कि ये हमारी समतल भूमि है, ये हमारी क्या है? समतल भूमि है। लेकिन अचानक सा जो है इसमें जो है दरार पड़ के या मिट्टी का नितल प्रक्रिया द्वारा जो है ये जो है नीचे की ओर जो है खिसक जाता है, तो समतल भूमि कहाँ चली जाती है? नीचे। अब जब नीचे चली आएगी तो ये हमारा समतल भूमि जो है प्यारे दोस्त यहाँ से जो है हमारी समतल भूमि नहीं रहेगी। यदि आप इस समतल भूमि पर खड़ा होके
सॉरी, समतल भूमि पर यदि आप खड़ा होके यहाँ से जो है यदि आप इसको यदि देखेंगे तो ये हमारी क्या दिखाई देगी, अर्थात हमारी जो है ये जो दिखाई देगी ये पर्वत के समान दिखाई देगी, अर्थात ऊंचे ऊंचे दिखाई देगी। यही हमारा जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। दो फिगर मैंने बनाया, एक हमारा जो है 1 है और एक हमारा जो है 2 है। दो कंडीशन से इसका संरचना निर्मित हो सकता है प्यारे दोस्त। मैंने माना कि जो है ये हमारी जो है यहां से यहां तक हमारी समतल भूमि थी, लेकिन मैंने बताया कि मिट्टी में जो है नीतल प्रक्रिया के कारण जो है इधर का भाग भी नीचे खिसक गया और इधर का भाग भी नीचे खिसक गया, और जब नीचे खिसक जाएगा तो ये हमारा जो है ऊपर जो है उठा हुआ भाग दिखेगा। अर्थात यदि ये हमारा जो है समतल भूमि जो है यहां चला आया और समतल भूमि यदि देख लेंगे प्यारे दोस्त तो ये यहां पे चला आया, तो समतल भूमि यहां और समतल भूमि यहां, और आप इस समतल भूमि पर है तो खड़ा होकर यदि देखते हैं तो हमारी क्या दिखाई देगी, ये तो पर्वत के समान दिखाएगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको हम जो है ब्लॉक पर्वत या हार्ट्स पर्वत कहते हैं, और जर्मनी में जो है ब्लॉक या हार्ट्स पर्वत के उदाहरण के तौर पर भारत में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को इसे ब्लॉक पर्वत माना गया है। किस पर्वत के उदाहरण पर, तो जर्मनी में हमारी जो है कौन सी पर्वत है, तो हार्ट्स पर्वत है। तो जर्मनी में हार्ट्स पर्वत के उदाहरण के तौर पर भारत में जो है सतपुड़ा को, किसको, सतपुड़ा श्रेणी को, भारत में देखेंगे प्यारे मित्र तो सतपुड़ा श्रेणी को जो है हम क्या मानते हैं, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जो है हम ब्लॉक पर्वत या हार्ट्स पर्वत का उदाहरण मानते हैं। चलिए हम इस वाले समतल में यानी कि घाटी में जो है हमारी कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा, यानी कि ये हमारा जो है गया उत्तर का भाग हो गया। देख लेंगे ये हमारी उत्तरी भाग हो गया प्यारे मित्र, और इसको जो है यहाँ पे नदी कौन सी प्रवाहित हो रही है, तो तापी नदी हो रही है। कौन सी नदी, तापी या ताप्ती कहते हैं। ये हमारी कहां पे होगी प्यारे मित्र, हमारी जो है दक्षिण का हिस्सा हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लेंगे कि सर आप जो बता रहे हैं तो ये जो है मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन क्या इसमें क्या होगा, तो जैसे देखेंगे तो ये हमारी बीच का यदि नदी की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देख लेंगे हमारी क्या होगी दोस्त, ये नर्मदा नदी होगी। क्या हो गई, नर्मदा नदी। इसको देख लेंगे आप, मैं इसको कल्पना के तौर पर इसको मैं आपको नर्मदा बता देता हूं। नर्मदा यदि देख लेंगे तो ये हमारी क्या होगी, यानी कि जो है विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। इसके बाद यदि यहाँ पे देख लेंगे प्यारे मित्र तो हमारी क्या हो गई, सतपुड़ा, ये जो है सतपुड़ा। थोड़ी सी आप संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। इसको मैंने बताया कि जो है ये हमारा हो गया उत्तर का भाग, ये हमारी क्या हो गई प्यारे मित्र, उत्तरी भाग हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, दक्षिणी भाग, ये हमारी क्या हो गई, दक्षिणी भाग होगी, दक्षिण का भाग हो गया। यानी कि इस वाले मानचित्र के आधार पर यदि समझते हैं तो बीच का जो समतल यानी कि घाटी जो भाग हो गया हमारा नर्मदा नदी, और दक्षिण में हमारी जो होगी सतपुड़ा श्रेणी, और जो है उत्तर में होगी विंध्याचल श्रेणी हो गई। और इसके और उत्तर में चले जाएंगे तो मालवा का पठार है, मालवा के पठार में के और उत्तर में चले जाएंगे तो मैदानी भाग है, मैदानी भाग के उत्तर में चले जाएंगे तो आपका हिमालय आ जाएगा, यानी कि उत्तर का पर्वत हिमालय आ जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी जो है इसको मैं फिर से आपको जो है मानचित्र पर लेकर चले आता हूं। प्यारे दोस्तों मैंने क्या बताया कि भारत के सबसे उत्तर में पर्वतमाला है, अर्थात हम सब क्या पढ़ा, उत्तर में पर्वतमाला की पढ़ा। मैंने जो है पर्वतमाला को पढ़ा, पर्वतमाला के बाद बीच में जो मैंने गैपिंग छोड़ा है ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है। क्या उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसके बाद देखेंगे तो ये हमारी क्या आ गई, मालवा की पठार जो पीले कलर से मैंने बनाया। तो मालवा की पठार के बाद देखेंगे प्यारे मित्र क्या है हमारे, ये हरे कलर से हमारी क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और मैंने बताया कि नर्मदा नदी जो है और बीच में घाटी में बहती है, अर्थात जो है घाटी में बहने वाली नदियां 3 प्रमुख है। इसको हम नदी वाले टॉपिक में शामिल करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूं कि 3 प्रमुख भारत की नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। बीच का जो भाग हो गया प्यारे मित्र इसको क्या कहेंगे, भ्रंश कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, भ्रंश कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये वाली जो भाग को जो है मैंने घाटी जो बताया इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम भ्रंशोद कहेंगे, यानी कि हम इसको भ्रंश कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम भ्रंश कहेंगे, यानी कि जो है भ्रंश जो है कह सकते हैं, अर्थात जो है और यहाँ पे जो है भ्रंश इसको हम कह सकते हैं, किसको हम कह सकते हैं, भ्रंश, यानी कि इस वाले भाग को जो है हम इसको क्या कह सकते हैं, भ्रंश कह सकते हैं।
ये हमारी जो है, हम इसको क्या कह सकते हैं, भ्रंश कह सकते हैं। ये हमारी क्या होगी, भ्रंश होगी प्यारे मित्र, हम इसको भ्रंश कह सकते हैं। तो भारत में जो है, जो घाटी में बहने वाली भ्रंशोद जो है, यहाँ पे जो है क्षेत्र में बहने वाली जो है तीन प्रमुख नदियां हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तर में विंध्याचल पर्वत, प्यार से समझिएगा, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहुत ऊंचा, और ये जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या हो गया, सतपुड़ा श्रेणी बहुत ऊंचा। तो बीच में जो नदी बह रही है, तो ये घाटी में बहेगी ना। नदी हमेशा ढाल का अनुसरण करती है, अर्थात इसका ढाल जो है पूरब से पश्चिम की दिशा के है, परंतु वो नदी हमेशा घाटी में बहेगी, पहाड़ पर नदी थोड़ी बहेगी। तो यानी कि जो है, ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में घाटी में जो बहती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। अर्थात जो है नर्मदा नदी यहाँ से जो है गुजर रही है। इसके बाद हम देखेंगे तो दक्षिण में भी जो है तापी नदी जो है, ये सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तो यानी कि जो है ये दक्षिण में जो है पूरब से पश्चिम के क्रम में बहने के क्रम में जो है, ये भी जो है भ्रंशोद में बहती है। लेकिन इसके दक्षिण में और बताऊंगा, यहाँ पे जो पर्वत है एक, जिसको जो है क्या बोलते हैं, अजंता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अजंता श्रेणी। और अजंता श्रेणी को मैं आपको जो है यहाँ पे इंगित करा देता हूँ। ये हमारी क्या हो जाएगी प्यारे मित्र, ये हमारी क्या हो जाएगी, अजंता श्रेणी। अब देखिए इसका मैं क्रम दिखा रहा हूं। हमारे सबसे उत्तर में क्या हो गया, इस संरचना के आधार पर सबसे उत्तर में मालवा का पठार, इसके बाद क्या हो गया, विंध्याचल पर्वत, इसके बाद नर्मदा नदी, इसके बाद सतपुड़ा, और इसके बाद तापी नदी, और जो है यहाँ पे क्या हो गया, अजंता श्रेणी। अब बताइए, अजंता श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में तापी नदी जो बह रही है, वो भ्रंश घाटी में तो बह रही है ना। तो यानी कि जो है नर्मदा, तापी, और एक जो है यहां से जो है निकलती है छोटा नागपुर पठार से, जिसको हम दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर नदी भी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। तो भारत में 3 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, तापी, और यहाँ पे जो है एक दामोदर नदी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए जो है मैंने जो इतना डेटा देने का प्रयास किया, और थोड़ी सी आप देख लेंगे जो है, आप इसे जो है अरावली के संबंध में जो है, जो मैंने पॉइंट बताया उसको आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे प्यारे मित्र देखेंगे तो मैंने क्या बताया, अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की यदि बात कर लेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के जो है, ये पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, और ये जो है बहुत अपर्दित और जो है खंडित पहाड़ियां हैं। मैंने बताया कि जो है मिट्टी के अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो है इसे जो है अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट, इसे अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण इसलिए है कि शेष बचा हुआ भाग है। अरावली श्रेणी को यदि दूसरा पॉइंट में शामिल करेंगे, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में जो है पालनपुर यानी कि गुजरात से प्रारंभ होकर जो है दिल्ली तक जो है, दिल्ली के मजनू के टीला तक है, और इसकी लंबाई कितनी है प्यारे मित्र, तो 800 किलोमीटर लंबाई में है। दिल्ली के निकट जो है इसको दिल्ली की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे प्यारे मित्र, तो मैंने जो है लिख दिया था उसमें 300 से 920 मीटर तक है। किंतु इसका दक्षिण पश्चिम में जो है माउंट आबू के निकट इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या है, गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। कितनी है, 1722। इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। चलिए अब आगे आएंगे। इस श्रेणी का निर्माण जो है मैंने बताया 600 से जो है 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, और इसका निर्माण प्यारे मित्र प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और भारत के सबसे पुरानी पर्वत है। यहाँ से जो है पश्चिम में से जो है 2 नदी निकलती है, माही और जो है लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ की रण में जो है विलीन हो जाती है, और नदी वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो जो है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें मैंने आपके लिए शामिल कर दिया है ऐसा नदियां जो शुष्क या जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है और वर्षा पर निर्भर होती है, जिसका प्रवाह बहुत कम समय के लिए होता है। तो ऐसे जो है नदी को हम क्या कहते हैं, धरातल में ही जो है लुप्त हो जाती है, और इसको हम अल्पकालीन नदियां कहते हैं। जैसे लूनी नदी हमारी क्या है, कच्छ की रण में विलीन हो जाती है, और इसे अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण के लिए भी जाना जाता है। तो अंतःस्थलीय नदी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि समुद्र को नहीं प्राप्त कर पाती है। हम जो है नदी वाले टॉपिक में बहुत ऐसे नदी की चर्चा करेंगे। नदी नहीं पढ़ा रहा हूं, नदी वाले में हम लोग नदी की बात करेंगे। अब हम चले आते हैं विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के बारे में प्यारे मित्र देखेंगे तो जो है सोन और नर्मदा भ्रंश के जो है उत्तर के समानांतर जो है, सोन और जो है नर्मदा भ्रंश के जो है समानांतर पश्चिम से निकलकर जो है कहां जाती है, पूरब की ओर।
हम दूसरी पॉइंट में शामिल करेंगे तो यह पुरानी व जो है घर्षित मुर्दार पर्वत श्रेणी है। मालवा के पठार के उत्तर में जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है इसका विस्तार है। उत्तर भारत में जो है दक्षिण से को क्या करता है, यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है प्यारे मित्र, अलग करता है। और मैंने कमेंट्स बॉक्स में आपसे जवाब मांगा है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करने वाला जो है दिल्ली का जो है पहला जो है शासक कौन होता है। इसकी ऊंचाई मैंने बताया कि जो है 450 से लेकर जो 600 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। पश्चिम से पूरब तक जो है जाने के क्रम में जो है सबसे पश्चिम इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम सबसे पश्चिम में जो है विंध्यन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको विंध्यन कहते हैं। बीच वाले को भारनेर, और जो है सबसे पूरब में कैमूर या पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कैमूर बिहार में है और पारसनाथ जो है झारखंड में स्थित है। इसकी लंबाई की मैंने बात किया, टोटल इसकी लंबाई कितनी है प्यारे मित्र, तो 1200 मीटर है। कितनी है, 1200 मीटर है। अब सतपुड़ा श्रेणी को देख लेंगे। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी जो है इसका जो है दक्कन के पठार का ही एक भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नर्मदा और तापी की जो है भूभ्रंश घाटियां में जो है ये बहती है। संरचना की दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भाग में प्यारे दोस्तों बांटा गया है। यदि सबसे पश्चिम वाले को देख लेंगे राजपीपला, बीच वाले को महादेव और सबसे पूरब को जो है मैकाल कहते हैं। धूपगढ़ जो चोटी है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहां पे है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो किस पर है, तो महादेव पर है। किस पर है, तो यहाँ पे आप जो है महादेव, उसमें मैंने बताया है जो है महादेव की सबसे ऊंची चोटी है और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और जो है महादेव के समीप जो है एक मैंने बताया कि जो है कौन सा है, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है धूपगढ़ चोटी के समीप है और सतपुड़ा श्रेणी पर है, ये आप लगा लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ी सी। अब देख लेंगे मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत पठार का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ और जो है यह मध्य प्रदेश के सीमा पर है। मैकाल पहाड़ी का यदि देख लेंगे सरोवर शिखर क्या है प्यारे मित्र, अमरकंटक, और इसकी ऊंचाई 1064 है और ये पुरानी शैलों से निर्मित जो है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अमरकंटक जिससे जो है कई नदियां निकलती है। यदि अमरकंटक से नदी की बात कर लेंगे तो जो है नर्मदा निकलती है और हमारी जो है सोन नदी भी निकलती है और एक हमारी जो है माही नदी। हालांकि माही नदी को लेकर जो है कई भूगोलवेताओं का जो है यह कंफ्यूज अभी तक बना हुआ है। अब इसमें से मैंने एक नोट में शामिल किया है, नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र के जो है 2 बराबर भाग में जो है 2 भाग में बांट देती है और नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने जो है संकीर्ण कछारी मैदान को जो है निर्माण किया है, जो कि दोनों जो है नदियां क्या बहती है, भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। तो मैंने जो है इसको शामिल कर लिया। इसमें से एक मैं जो है इसमें सोन नदी को मैं बना देता हूं प्यारे मित्र, ताकि आपको जो है समझ में आ जाएंगे। देख लें यहां से एक हमारी जो है नदी जो निकल रही है, मैंने पश्चिम की दिशा की ओर जो है बनाया था, बाकी डेटा में आपको शामिल कर दिया था। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोन नदी। और सोन नदी जाकर जो है यहाँ पे देख लेंगे तो जो है जो आपके उत्तराखंड से आपके गंगा नदी आ रही है उससे आकर जो है ये मिल जाती है और बिहार के पटना जिले में मिलती है और मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती है। तो अमरकंटक से जो है 2 प्रमुख नदियां निकलती है। एक निकलती है पश्चिम की दिशा की ओर आती है जिसको नर्मदा कहते हैं, और एक जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है उसको हम सोन नदी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि सोन नदी कहाँ से निकल रही है, नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, और एक नीचे से समीप से जो है यहाँ से जो है ये जो है यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको उसको महानदी कहते हैं। हालांकि महानदी जो है अमरकंटक की चोटी से नहीं निकलती है। तो हालांकि कई भूगोलवेताओं का ऐसा तथ्य रहता है, इसलिए मैंने आपको डेटा में शामिल कर दिया। चलिए आज की क्लास मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ और मुझे छुट्टी दिया जाए और मिलता हूँ अगले क्लास में। लेकिन मैं दोस्तों ये देख रहा हूँ कि आपके जो चैनल है चैनल का रेशियो बहुत अच्छा है और आप जो है लगातार जो है वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं। वीडियो को देखते रहिए और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे जो है किन्हीं कारण किन्हीं अभाव से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों तक जरूर पढ़ाई पहुंचाइए वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जो है बहुत दम तक कीजिए और दबा कर कीजिए। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके लिए जो है मैं सुधार कर पाऊं। चलिए मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।